जी, तो आपका स्वागत है इकोसिंक एग्रोटेक के ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में अभी तक हम पीछे लगभग 6 से 7 ऑडियो बना चुके हैं, जो कि इसी मंच पर, यूट्यूब पर और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें कि हमने बात की है पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती में वैरायटीज़ कौन कौन सी होती है, उनमें से सबसे अच्छी वैरायटीज़ कौन सी होती है, उनका आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, वैरायटीज़ में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, फिर किस प्रकार की जलवायु मौसम में खेती होती है, उसके बाद किस तरह की ज़मीन में आपको खेती करना है। ये सारे पहलू हमने कवर किए और आगे भी इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँचे हैं ज़मीन की तैयारी, यानी कि जिस खेत को आपने और जिस वैरायटी को आपने चुना है, अब आप उसके ऊपर जब खेती करने की तैयारी करेंगे तो उस ज़मीन पर आपको कैसे खेती करना है, उसके लिए आपको क्या तैयारियां करना है। तो इस तैयारी के लिए इस ऑडियो को हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे फील्ड एक्सपर्ट मिस्टर किशोर राव, जो कि बहुत अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में, हमारे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और सीधे 1-to-1 किसानों के साथ में संपर्क में रहते हैं, उन्हें लगातार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और उनसे हम अपने प्रश्नों के जवाब जानेंगे। और इस विषय में कि हम अपने ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे, इस विषय में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आपका मिस्टर किशोर राव। तो देखिए, हमने कुछ बातें की पिछले ऑडियोज़ में, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह की ज़मीन में हम खेती कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पूरा हम पिछले ऑडियो में आप जाएंगे जहाँ पर हम ज़मीन के सिलेक्शन यानी कि चुनाव ज़मीन का आप करते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमने देखा कि एक जो काली मिट्टी की भारी ज़मीन होती है, जिसमें उर्वरक क्षमता और उपज क्षमता ज़्यादा होती है, उससे लेकर तो आप लाल मिट्टी में, पीली मिट्टी में और कुछ रेतीली तरह की मिट्टी में भी आप खेती कर सकते हैं पपीते की। ये हम देखते आए हैं। कुछ विशेष जगहों पर जहाँ पर पानी के रुकने की समस्या होती है, जहाँ पर मिट्टी में नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, उन्हें छोड़कर, और कुछ ऐसी जगह जो बिल्कुल पथरीली हो, जहाँ पर जिसकी उपज क्षमता बिल्कुल नहीं हो, ऐसी जगहों को छोड़कर, या बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, उसे छोड़कर लगभग सारी जगहों पर पपीते की खेती की जा सकती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी हमारे पिछले ऑडियो के अंदर, जिसमें हमने चर्चा की है लैंड सिलेक्शन यानी कि ज़मीन के चुनाव की। अब हम बात कर रहे हैं ज़मीन की तैयारी की। तो अभी हम यह मानकर चल रहे हैं कि 2 तरह की ज़मीनें, हमने कई तरह की ज़मीनें देखी है, अलग अलग कलर की, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है। उसमें से हम यह मान के चल रहे हैं कि यहाँ जब हम चर्चा कर रहे हैं एक आम मुद्दे के ऊपर, यानी कि हम इसे एक सामान्य तौर पर लेकर चल रहे हैं कि किस प्रकार की ज़मीनें आपके पास होगी, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2 तरह की ज़मीनें हैं। एक ज़मीन वो जिसमें पानी को रोक कर रखने की क्षमता अच्छी है, जिसे भारी ज़मीन कहते हैं, जिसके अंदर नमी बनी रहती है लंबे समय तक, या कहे अच्छी लंबी नमी को बनाए रखती है। और एक ज़मीन ऐसी होती है जिसमें जो ज़मीन से नमी जो है वो आसानी से बहकर निकल जाती है। तो हमने बताया भी था आपको कि आपको ऐसी ज़मीन चुनना है जिसमें नमी ज़्यादा लंबे समय तक टिकी ना रहे। कहने का मतलब ये था कि ज़मीन का जो ढाल है वह इस प्रकार हो कि वह सारी नमी को एक निश्चित समय में खेत से बाहर कर दें। इसी प्रकार जो दूसरी ज़मीन है, जिसमें कि हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से उसकी पानी की सहन करने की क्षमता कम होती है, पानी को अपने में बनाए रखने की, नमी को बनाए रखने की क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार हम 2 ज़मीनों का यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार की प्रैक्टिस, किस प्रकार से आपको उसकी तैयारी करना है। तो ज़मीन की तैयारी के पहले एक बड़ी साधारण सी कुछ नियम है जो हमें फॉलो करना है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि ज़मीन में जो पिछली फसल लगी हुई है उसको निकालने के बाद में उसे पूरी तरह से साफ़ करना है, खाली करना है
और उसकी एक अच्छी बढ़िया गहरी जुताई करना है। हो सके अगर गर्मी के दिनों में आप महीने 2 महीने के लिए सीधी धूप में उसे रख सकते हो तो और भी अच्छा है, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़मीन की उर्वरक क्षमता में और आने वाली हमारी पपीते की फसल में। और अगर ऐसा संभव नहीं है तब भी आप कुछ ही समय के पश्चात पपीते की फसल उसमें लगा सकते हैं। अभी पहले गहरी जुताई करने के बाद में ज़मीन आपकी तैयार करना है आपको, उससे थोड़ी सी हवा आर पार होगी, उसकी भुरभुरापन बढ़ेगा और ज़मीन की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात उसके अंदर आपको अच्छा पका हुआ गोबर का खाद आप डाल सकते हैं, आप चाहे तो केचुआ खाद डाल सकते हैं। अगर हम गोबर का खाद लेते हैं तो लगभग 6 ट्रॉली प्रति एकड़, 6 ट्रॉली प्रति एकड़। और इसमें हमारे किशोर जी भी अपना एक इनपुट देना चाहेंगे उनके जानकारी के हिसाब से कि कितना गोबर का खाद आपके हिसाब से देना चाहिए। देखिए सर, क्या होता है कि पपीता एक लंबी फसल होता है जी, और इसमें जो पौधा होता है फल धारण रखने की क्षमता ज़्यादा होती है जी, बराबर। तो हम चाहते हैं कि पपीते की खेती की जब हम तैयारी करें तो जो खेत होता है जी, जैसे कोई पुरानी फसल निकाल दिया है, खेत लेवल में है, उसमें सबसे पहले हम गोबर का खाद डलवाएं, सड़ा हुआ अच्छा गोबर का खाद डलवाएं। हम उसका एक रेशो रखेंगे प्रति एकड़ मिनिमम 6 ट्रॉली जी, मैक्सिमम की हम बात करें 8 से 10 ट्रॉली पर एकड़ कृषक चाहे तो डाल सकता है एक अच्छे उत्पादन के लिए बराबर जी। क्योंकि पपीते में जितनी गोबर की खाद की अधिकता रहती है, सड़ी हुई गोबर के खाद की, तो वो एक क्वालिटी जब पौधा प्रोडक्शन बेस पर आता है तो एक फूड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है, पौधे का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज कि जब मौसम और वातावरण जब बदलते हैं तो उस समय पौधे के अंदर रजिस्ट्रेशन पावर मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफी अच्छी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम गोबर की मात्रा को थोड़ी अधिकता रखें और अच्छे से डालें सड़ा हुआ पका हुआ खाद। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है जबकि आपकी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है जो कि गोबर की खाद से बनती है वह अच्छी होती है। तो उर्वरक क्षमता होने से, अच्छा पोषण प्राप्त होने से पौधा मजबूत होता है, अच्छे से तैयार होता है। तो मौसम के हिसाब से, आने वाले समय के हिसाब से जब उस पर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फंगस या वायरस का अटैक होगा तब वह उनसे अच्छे से लड़ पाएगा। इसकी तैयारी उसकी हमेशा से रहेगी। तो हमारा जो बेस रहेगा वो मजबूत रहेगा, तो आगे जाकर हमारी फसल अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब यहाँ पर बात हुई अच्छे से पका हुआ गोबर का खाद। अब ये अच्छे से पका हुआ गोबर का खाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कच्चा खाद होगा तो उससे शुरुआती स्टेज में ही फंगस की समस्या या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या आने लगती है, यह देखा जाता है। इसमें हमारे राव जी और कुछ अपना भी एक पक्ष रखना चाहेंगे, अपनी जानकारी, अपने गहरे अनुभव को साझा करना चाहेंगे हमारे साथ में। जी देखिए सर, क्या होता है यदि कृषक खेत पर कच्चा गोबर खाद डालता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि जब पौधा छोटा होता है, लगभग 65 से 70 दिन 80 दिन का जो प्लांट होता है, जब हम इसको फील्ड पर ट्रांसप्लांट करते हैं और ऊपर से क्या उस समय जब हम पौधा लगाते हैं, मान के चलें कि एक मार्च अप्रैल मई एवरेज देखा गया है कि फरवरी से लेके मई तक पपीता काफ़ी हद तक ट्रांसप्लांट होता है। उस समय क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जब हम नीचे से फ्लड इरिगेशन या ड्रिप के माध्यम से हम जब पानी देते हैं उस समय कच्ची गोबर की खाद में अधिकता फंगस की बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो कच्चा खाद पौधों को इतना अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त करता है कि एवरेज 10% से 30% मोर्टेलिटी प्लांट में तय है यदि कच्चा गोबर खाद आपने फील्ड पर डाल के रखा है। तो एक सबसे बड़ा नुकसान कि 30% डैमेजिंग आपकी फील्ड पर प्लांट का जाएगा। ये साइड इफेक्ट आपको कच्चे गोबर की खाद से मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे लंबे अनुभव में हमेशा ये देखने को आया है कि कच्चे की गोबर खाद से बहुत समस्याएं आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका गोबर का खाद अच्छे से पका हुआ हो। अब इसके लिए आप और अधिक सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो अच्छे से पका हुआ गोबर का खाद कैसा होता है, वो लगभग कम से कम मिनिमम, अगर आपने किसी भी प्रकार का और उपाय नहीं किया है उसमें, तो उससे 1 साल, मिनिमम से मिनिमम 1 साल
से 1.5 साल का उसकी एक समय काल होता है जिसमें वो अच्छे से पकता है, और लंबे समय तक अगर उसकी परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं मिलती तो लगभग 3 साल भी लग जाता है कई बार गोबर के खाद को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक उपाय बताना चाहूँगा जिससे कि आप बड़ी तेज़ी से आपके गोबर के खाद को बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं, और यह उपाय भी हमारे राव जी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, यदि कई कृषकों के साथ में एक समस्या होती है कि सर हमारे पास पिछले टाइम 6 महीने 5 महीने पहला पुराना कच्चा खाद है और हम डालना चाहते हैं। कई बार कृषक को गोबर के खाद की बहुत समस्याएं बनती है, इतनी आसानी से पुराना गोबर खाद नहीं मिल पाता है आज के समय में। तो क्या कर सकते हैं कि जहां भी आपका पपाया लगाने जा रहे हैं वहीं पर एक गड्ढा करें, लगभग कि आपका 10 ट्राली 5 ट्राली 8 ट्राली खाद उसमें आ सके। ऐसा एक खेत में, कई जगह खेतों में गड्ढे भी होते हैं, तो उस खाद को उस गड्ढे में डाल दें। गड्ढे में डालने के बाद एक मिनट में आपको रोक कर ये पूछना चाहूंगा कि गड्ढे की गहराई क्या होनी चाहिए? गड्ढे की गहराई एक 4 से 5 फीट 6 फीट ले सकते हैं। अच्छा। चौड़ाई फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा ले सकते और हैं। ऊंचाई कितनी हो सकती है? वो तो गड्ढे में खाद डालकर उसको ऊंचा 4 फीट ऊपर भी ला सकते हैं जी। भाई, जैसे हमने गड्ढे में खाद डाल दिया और ऊपर उसको 4 से 5 फीट ऊपर तक ला सकते हैं, उसका ढेर बना सकते हैं जी हाइट में भी जी। अब उसमें क्या करना है कि हमको पर डे पानी चलाना है। अच्छा। पानी चलाना है कि उसमें नमी अधिक से अधिक बना के रखें जी। और अब उसको हम सड़ाने की यदि प्रोसेस की बात करें तो जो आपका होता है डीकम्पोज, वेस्ट डीकम्पोज जी। सर, वेस्ट डीकम्पोज ये बोल सकते हैं कि यदि वेस्ट डीकम्पोज यदि कृषक उसमें नियमित रूप से लगभग 4 से 5 दिन में 200 लीटर 300 लीटर यदि उसमें एक बांस से गड्ढा करे, मतलब 2x2 के गड्ढे करता रहे, जैसे ढेर है जी। ढेर में 2-2 फीट की दूरी पर बांस से गड्ढे करे और हर गड्ढे में 5 लीटर 10 लीटर वेस्ट डीकम्पोज यदि डाल रहा है, घोल डाल रहा है जी, तो बहुत आसानी से उस कच्चे रहा मटेरियल को पका सकता है। और ये कितने समय में हो जाएगा? लगभग 2 से 3 महीना 4 महीने में क्वालिटी बेस्ट बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बड़ी जल्दी से अच्छी क्वालिटी का गोबर खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर उपलब्ध है, और इसी के साथ में और भी एक उपाय है। देखिए, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट जो आता है, सुपर फॉस्फेट भी यदि पर ट्रॉली के ऊपर 2 से 3 बैग डालना चाहें तो उसमें हम डाल सकते हैं गोबर के खाद में, और फिर आपका डीकम्पोज जो है उसका घोल बना के आप डालेंगे तो और स्पीड से आपका खाद सड़ जाएगा। हाँ, ये भी देखा जाता है क्योंकि जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है उसके अंदर खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो गोबर के खाद को तैयार करने का काम करते हैं। आप में से अधिक लोगों को जानकारी होगी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। गाजियाबाद की एक सरकारी संस्था है जो उपलब्ध करवाती है, 20 रुपये मात्र की कीमत में वो मिल जाता है। या आपके आसपास में कोई किसान भाई है जिनके पास उसका कल्चर ऑलरेडी है तो उनसे आप ले सकते हैं। 200 लीटर के ड्रम के अंदर आपको लगभग 1 से 2 किलो गुड़ डालना है और उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का अगर आप कल्चर लाते हैं लिक्विड वाला तो वो 10 से 20 लीटर डालना है। और अगर आपके पास में वो डब्बी है जो रेडीमेड मिलती है तैयार, तो वो एक डब्बी आप उसमें डाल दें। इस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा आपका। तो वेस्ट डिकम्पोजर साथ में काम करेगा सुपर फास्फेट। वो सुपर फास्फेट में जो तत्व होते हैं, जो खाद के तत्व होते हैं, वह फसल की जड़ों का विकास करने में फास्फोरस प्रदान करने का काम करते हैं। अगर हम उस सुपर फास्फेट को खेत में डालेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम उसे अपनी खाद में डाल लें, ताकि वो खाद में हमारा बैक्टीरिया जो उसमें हम डाल रहे हैं साथ में वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में, और ऑलरेडी जो गोबर के खाद के अंदर बैक्टीरिया उपलब्ध है वो उसे अभी ही उस अवेलेबल फॉर्म में तैयार करना शुरू कर देगा जिससे कि पौधे की जड़ों को सीधा मिल सके। तो इससे उसकी जो प्रोसेस है गोबर के खाद की तैयार होने की वह भी तेज़ी से होगी और अच्छी क्वालिटी का गोबर का खाद तैयार होगा। इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जिसकी मेरी नज़र में बहुत बहुत महत्व है, और वो है ट्राइकोडर्मा। आपका जब आप वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार कर रहे हो गोबर का खाद, उसी समय उस 2-3 महीने के अंतराल समय काल में ही आप अगर ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी करते हैं शुरू से ही, ट्राइकोडर्मा का भी आपको जो लिक्विड है लगभग 1 लीटर लिक्विड ट्राइकोडर्मा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का,
मैं आपको ये जानकारी दे दूं, हमने पिछले वीडियो में भी दी है कि हमारे खुद के ब्रांड का यानी कि इकोसिंक एग्रोटेक के खुद के ब्रांड का ट्राइकोडर्मा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप वह भी ले सकते हैं जब वो अवेलेबल हो जाएगा। और अभी अगर आप अवेलेबल नहीं है हमारी तरफ से, तो आप बाज़ार में मिलने वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा आप उसका उपयोग करेंगे तो जो फंगस की समस्या है वो लगभग शून्य के आसपास पहुंच जाएगी जब वो गोबर का खाद ट्राइकोडर्मा के साथ पकेगा। तो अगर आप ट्राइकोडर्मा 2 से 3 बार डालेंगे, जितनी बार आप डीकम्पोजर डालते हैं उसी के पानी में मिला दो, उसी के साथ में ट्राइकोडर्मा डाल दो। 200 लीटर पर 1 लीटर ट्राइकोडर्मा लिक्विड वाला, मैं पाउडर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पाउडर वाला भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में लिक्विड ट्राइकोडर्मा के जो रिजल्ट हैं वह ज़्यादा अच्छे आए हैं। और पानी के घोल के साथ जब हम डाल रहे हैं तो पानी में घुलनशील होने के कारण वह ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा लिक्विड वाला लेकर उसे गोबर की खाद को पकाने के लिए उपयोग करें तो आपकी फंगस की समस्या नगण्य रह जाएगी। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा आपको, आगे जाकर आपके खेत पर जो केमिकल फंगिसाइड हैं उनके उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम से कम पड़ेगी, और इससे आपका जो आर्थिक लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और ये हमारे अनुभव से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे पास जानकारी पहले से ही है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपके जो बाद में आने वाली लागत है, देखिए बीमारी आएगी फिर उसे ठीक करने के लिए हम स्प्रे करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे, उससे कहीं बेहतर होता है कि हम उसे आने ही ना दें, उसको आने से पहले ही रोक दें। यही खाद हमारी ज़मीन में जाएगा, वही ट्राइकोडर्मा हमारी ज़मीन में जाकर मल्टीप्लाई होगा, ज़मीन में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारी ओवरऑल पूरी ज़मीन की जो फंगस है, जो पिछली फसलों में भी कहीं ना कहीं रही होगी, और पपीता फंगस के लिए बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है। पपीते में 2 ही सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है पपीते की रिंग स्पॉट वायरस की समस्या और फंगस की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। तो रिंग स्पॉट वायरस की समस्या का हल तो आपको हमारी ग्रीनबेरी रसबेरी में मिल ही रहा है, और अदर वैरायटी हमारी सनबेरी आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप रिंग स्पॉट वायरस के लिए भी हमारे कुछ उत्पाद आने वाले हैं जो वायरस से लड़ने की क्षमता को विकसित करेंगे, तो वो भी हमारे ब्रांड के इकोसिंक एग्रोटेक के ब्रांड के आने वाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वायरस के लिए तो हम ये उपाय कर रहे हैं, लेकिन फंगस के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? फंगस के लिए उपाय हमें ट्राइकोडर्मा से शुरू करना है, डीकम्पोजर से शुरू करना है, अपनी खाद को अच्छे से सड़ाने से शुरू करना है, ताकि वह डीकम्पोजर के अच्छे बैक्टीरिया और हमारे ट्राइकोडर्मा के अच्छे फंगस जाकर बुरी फंगस और बुरे बैक्टीरिया को नष्ट कर दे और हमारी ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाएं। इस प्रकार हम अपना खाद तैयार कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारे खाद की तैयारी की। ये खाद जब हम तैयार कर लेंगे तो अब इसको बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैलाना है। इसके बारे में हमें किशोर राव जी और अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, 2 तरीका होता है फील्डर पर खाद देने का। जैसे ये खाद यदि रेडी हो गया है तो पूरे खेत में इसको हम फैला भी सकते हैं। पूरे खेत में फैलाने के बाद जुताई करके खेत की तैयारी भी कर सकते हैं। और दूसरा, इस खाद को देने का तरीका होता है कि जब हमारा प्लांट लग जाता है, बारिश आने वाली रहती है या एक आध पानी गिर जाता है, उस समय भी हम इसको खेत में डाल सकते हैं। जैसे पौधे से पौधे के बीच में जो जगह रहती है, मतलब लाइन के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक 5 से 6 फीट के बीच में जगह रहती है दोनों पौधों के बीच में, जहां हम बेड बनाते हैं। तो बेड बनाने से पूर्व हम 2 तगारी 3 तगारी हर पौधे के बीच में ये खाद को हम डाल सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है गोबर खाद डालने का। या तो फिर खेत की जब हम तैयारी करते हैं उसी समय पूरे खेत में भी डाल सकते हैं। ये 2 तरीका होता है जी खाद को खेत में। मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप तो उस खाद को 2 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से का खाद आपको पूरे खेत में फैलाकर डाल दें। ये जुताई करिए, आपने आधा खाद डाला, जुताई कर दी, उसके बाद फिर से एक और बार रोटावेटर से या फिर एक कम गहरी जुताई के द्वारा उसको पूरे खेत में फैला दें, ताकि पूरे खेत में बराबर मात्रा में वह खाद पहुंच जाए। और जो बचा हुआ खाद है, आधा जो हमने 8 में से 4 ट्रॉली या 6 में से 3 ट्रॉली जो बचा हुआ खाद है, वो हम ठीक बरसात के पहले, अगर बरसात का मौसम नहीं है आपके वहाँ सीजन में, तो आप अपनी फ्लावरिंग स्टेज जब शुरू होती है 3रे महीने पर, तब भी उसे हर एक पौधे के पास जिस तरह से राव जी ने बताया उस तरह से दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप दोनों अपना लें तो और ज़्यादा अच्छा है। दोनों में से जो बेहतर लगे आप वो भी अपना सकते हैं।
अब हम ये बात हो गई हमारी ज़मीन की तैयारी में खाद वाले पार्ट की। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में हम आगे, देखिए एक तो हम आपको ये बता देते हैं कि हमें जो पौधा लगाना है उसकी दूरी क्या रखेंगे हम। ये एक बहुत साधारण सी जानकारी है, बहुत सारे किसानों को ऑलरेडी पता होगी, फिर भी जो नए किसान हैं उनके लिए हम शेयर कर रहे हैं कि अगर आप सनबेरी लगा रहे हैं तो आपको दूरी रखना है 6 बाय 6 फीट की, 6 बाय 6 फीट की और 6 बाय 8 फीट की। अब ये जो 6 बाय 6 और 6 बाय 8 फीट की दूरी है, इसके बारे में किशोर राव जी आपको और अच्छे से बताएंगे। देखिए, पपीते की अधिकतर तो जो कृषक आज फील्ड पर पपीता लगाते हैं तो अधिकतर एक साइड हमको जो दूरी होती है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। उसका मेन कारण होता है कि एक साइड हम यदि बात करें तो 6 फीट का, मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट। अब ये एक साइड 8 फीट इसलिए हम रखना चाहेंगे कि जब पपीता का उत्पादन आता है उस समय जब व्यापारी हार्वेस्टिंग करता है, जब पपीता खेत से बाहर निकालता है उस समय एक साइड की दूरी बहुत काम में आता है, क्योंकि जब टोकना भर के पपीता बाहर निकलता है तो उस समय पत्तियां नहीं टूटती है। एक साइड गाला ज़्यादा रखने में ये कृषक का फ़ायदा होता है। यदि हम 6 बाई 6 पे करते हैं तो उसमें एक तो पॉलिनेशन का भी प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा नज़दीक प्लांट लगने से हवा का निकासिंग प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता है, प्रॉपर फ्रूट साइज नहीं बनाता है, पौधा बहुत स्पीड से ग्रो कर जाता है, उत्पादन भी कहीं ना कहीं घटता है। तो हम जो लगाने का जो दूरी का है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो एक साइड हमको 8 फीट लेना है, मतलब लाइन सी लाइन, या तो फिर बेड की बात करें तो बेड से बेड की दूरी हम 8 फीट लेंगे और प्लांट से प्लांट की दूरी हम 6 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डिपेंड फार्मर पे करता है या उसकी सॉइल पे करता है। अच्छी सॉइल है तो 6 फीट कर सकते हैं, थोड़ी लाइट सॉइल है तो 5 फीट कर सकते हैं एक साइड। मतलब हम लाइन से लाइन की बात करेंगे 8 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी करेंगे 5 या 6, डिपेंड कर देगा आपकी जमीन के ऊपर। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी होता है, डिस्टेंस काफी मायना रखेगा जी। और क्या इसी प्रकार हमारी जो रसबेरी, ग्रीनबेरी, आइसबेरी, हमारी जो अदर वेराइटीज़ हैं जो कि जिनमें कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा यील्ड आती है, जो लंबे समय तक चलती है, तो उनकी दूरी भी यही रखनी है या उसमें कुछ अंतर रखना है? देखिए, ग्रीनबेरी, आइसबेरी तो चलेगा इस डिस्टेंस पर, लेकिन रसबेरी डिस्टेंस ज़्यादा लेगा। रसबेरी को आपको लगाना है 10 बाई 6 पर। 10 बाई 6 रसबेरी को 100% 10 बाई 6 का ही डिस्टेंस रखना है। अच्छा। और उसको लगाने का एक थोड़ा सा तरीका चेंज करना है, 45 डिग्री पर प्लांट को आपको लगाना है। अच्छा, तो इस बारे में जब हम ये ट्रांसप्लांटेशन वाली स्टेज पर आएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं इस ऑडियो में जमीन की तैयारी की, तो हम इस पर तब बात करेंगे जब हम अगले ऑडियो में हम ट्रांसप्लांटेशन पर आएंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। तो अभी ये दूरी का अनुमान हमें लग गया है कि वैरायटी के हिसाब से ये दूरी रखना है। अब 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक भारी ज़मीन है जिसके अंदर नमी को बनाए रखने की क्षमता अच्छी है, तो वहाँ के लिए एक अलग तरह की स्ट्रेटजी है, और एक जो हल्की ज़मीन है जिसके अंदर नमी ज़्यादा देर बनी नहीं रहती है, तो वहाँ के लिए एक अलग तरीका है। बराबर। तो यह एक नाली वाला तरीका और एक बेड वाला तरीका, इसको आप विस्तार से बताइए कृपया। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई कृषक चाहते हैं कि हम सराठी डालकर, मतलब हमारी भाषा में बोल सकते हैं कि लांगी डालकर कई कृषक पपीता लगाते हैं, और कई कृषक होते हैं जो बेड बनाकर भी पपीता लगाते हैं। अच्छा, आप जब ये सराटी बोल रहे हैं तो ये कहने का मतलब है वो नाली जिसमें हम या तो हम फ्लड इरिगेशन से उस नाली में पानी चलाएंगे या फिर हम उसमें ड्रिप लगाएंगे, तो ये नाली सराटी। और जो बेड यानी जो उठा हुआ ऊपरी हिस्सा होता है, कम से कम 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट उसको उसकी हाइट जाती है। अच्छा। टॉप पे 1 फीट चौड़ा रहता है और नीचे 2 से 2.5 फीट चौड़ा रहता है बेड। अच्छा, है ना। तो सबसे पहले हम नाली वाली पद्धति की बात करेंगे। हाँ, ये उस तरह की जमीन के लिए उपयोगी है जिसकी पानी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जहां पर ज्यादा गर्मी का मौसम है, जहां पानी ज्यादा देर टिकता नहीं है जमीन के अंदर, या भुरभुरी रेतीली बलुआ मिट्टी की जमीन है, तो वहां पर ये सराटी यानी नाली वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी छाड़ जमीन। अच्छा, मतलब जो पानी को स्टोर नहीं रखता है, बारिश कितना भी हो लगातार, कई कृषकों के यहाँ ऐसी जमीन होती है कि लगातार बारिश है उसके बाद भी उस खेत में पानी का स्टोरेज बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा, तो ये जमीन में भी हम सराटी खींच सकते हैं। सराटी की जो चौड़ाई होना चाहिए लगभग 9 इंची, गहराई 6 इंची, और उस सराटी के अंदर
कृषक चाहे तो ड्रिप डालकर भी कर सकता है। अच्छा। उसके बहुत लाभ है। अच्छा। पहली चीज देखिए, बेड पे क्या होता है कि पौधा 2 से 2.5 फीट ऑलरेडी ऊपर लगता है। जी। बराबर। बेड की पद्धति भी बहुत अच्छी है, गलत नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल फील्ड है, फील्ड के ऊपर जो अनुभव है, मैं वो कृषक के साथ में शेयर करूंगा। तो होता क्या है कि जब हम सराटी में लगाते हैं तो ऑलरेडी सर 6 इंची गहरा प्लांट, सराटी तो 6 इंची गहरी होती है, जब हम गड्ढा करते हैं तो 4 से 5 इंची गहरा गड्ढा भी होता है जी। उसके अंदर प्लांट लगता है। अब नाली के अंदर जब हम प्लांट लगाते हैं और पानी जब उसमें चलता है तो उसमें क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है अप्रैल मई के समय में, तो एक तो गहरी सतह पर लगने पर प्लांट को कहीं ना कहीं टेम्परेचर से कुछ काफी हद तक बचाया जा सकता है नाली के अंदर। वैसे तो कृषक क्रॉप कवर भी लगाते हैं, मैगजीन पेपर भी लगाते हैं, उसको बचाने के लिए गर्मी में प्रोटेक्शन लीफ को और स्टम्प के लिए ये कृषक देते हैं, कवरिंग क्रॉप कवर लगाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीचे जो मीडिया आता है प्लांट के अंदर, मिट्टी ले लो या कोकोपीट में जिसमें नर्सरी ग्रोवर तैयार करके देते हैं, तो उस मीडिया जितनी गहरी सतह पर रहेगा उतना पौधे के अंदर गर्मी के समय में नमी बनी हुई रहती है, पौधे के अंदर कोई नुकसान नहीं होता है। कई बार कृषक पपीता लगाते हैं, लेबर काफी हद तक पपीता लगाते हैं, तो एक ऊपरी सतह पर प्लांट लग जाता है, तो अधिक लू में वो लट्टू सूखता है, जिससे लट्टू सूखा के प्लांट आपका डंप हो जाता है। लू मतलब जो तेज गर्म हवा चलता है उसमें पौधा डंप हो जाता है। तो एक तो नाली का फायदा ये रहता है कि गहरी सतह पर रहेगा, नमी मेंटेन रहेगा, प्लांट में ज्यादा पानी नहीं लगेगा, गर्मी में एवरेज पानी लगेगा, पहली चीज जी। और आगे यदि हम बात करें तो जो लांगी से पपीता लगाते उसका क्या फायदा है? लांगी वाला यही अपनी नाली वाला जी। नाली वाले से और क्या फायदा है? देखिए, जब नाली में लगता है उसके बाद इस पर 3 बार मिट्टी चढ़ता है। अच्छा, ये पौधा बड़ा होने के बाद चढ़ता ना, मतलब फ्लावरिंग स्टेज आता है, उसके बाद हर 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर इस पे मिट्टी चढ़ाई जाती है जी। अब उसका क्या लाभ मिलेगा? एक बार जुताई करी और मिट्टी चढ़ाई जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा काफी भारी मात्रा में उस बेड के अंदर बन जाती है। अच्छा, तो पौधा ग्रोथ भी अच्छा करता है, उसकी रूट जोन भी अच्छा डेवलप होती है, काफी प्रॉपर ग्रोथ करता है। तो ऐसे 3 से 4 बार मिट्टी चढ़ती है और हर बार जब मिट्टी चढ़ती है उस समय कृषक उसको फर्टिगेशन देता है। अच्छा, नाली वाली में जी, क्योंकि बेड वाली में तो एक बार जो बेसल डोज दे दिया उसके बाद फिर वो फर्टिगेशन में ज्यादातर वाटर सोल्यूबल यूज करता है या बेड पे वो खाद भी डालता है। लेकिन जो नाली वाला पद्धति है वो ज्यादा बेहतर फील्ड पे देखा गया है। तो एक एवरेज बात करें लगभग 1.5 फीट पौधे में मिट्टी 1 फीट चढ़ जाती है। अच्छा। मजबूती भी अच्छी रहती है। अच्छा। मिट्टी जितनी बार चढ़ेगी ऑक्सीजन की मात्रा जमीन में बढ़ेगा और जितना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा उतना रूट जोन डेवलप करेगा फील्ड पर। अच्छा। तो यील्ड में भी एक काफी अच्छा फायदा कृषकों को मिलता है। तो नाली पद्धति भी अच्छा है, भले ड्रिप हो या ना हो, हम कर सकते हैं नाली में। जी, ड्रिप के साथ में भी कर सकते हैं, बिना ड्रिप के भी पपीता हम नाली में तैयार कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, एक इसमें महत्वपूर्ण विषय, जब हम नाली से फ्लड इरिगेशन से प्लांट यदि लगाते हैं तो नाली के बीच सेंटर में प्लांट न लगाएं जी। जो साइड वाला एरिया होता है एक साइड कहीं भी लगाएं, ठीक है, पूरे खेत में। जैसे हम इस साइड लगा रहे हैं, राइट साइड पे लगा रहे हैं, तो पूरे खेत में राइट साइड में ही लगाएं पूरा पपीता। तो ये ट्रांसप्लांटेशन वाले में ऑडियो में हम बात करेंगे जो ठीक इसके बाद बनेगा। तो अभी तो 2 तरीके हैं कि आप बेड पे लगा सकते हैं, नाली पर। तो नाली की बात तो हो गई कि हल्की जमीन अगर है, पानी रोक नहीं पा रही है ज्यादा, तो वहां के लिए नाली अच्छी। लेकिन बेड के क्या फायदे हैं, बेड पर लगाने के क्या फायदे, और किस तरह की मिट्टी में बेड पर पपीता लगाना ज्यादा उचित और फायदेमंद होता है? देखिए, नाली बेड के अंदर जो कृषक पपीता लगाते हैं, जैसे कई कृषक जो होते हैं उनकी ज़मीनें बहुत काफ़ी ब्लैक हेवी सॉइल होता है, बारिश की अधिकता में पौधों में जड़ सड़न का काफ़ी बड़ा समस्या होता है सर। जैसे 8 से 10 दिन लगातार बारिश खेत में हुआ तो एक्चुअल क्या होता है कि बेड पे लगा हुआ पौधा उस पानी को सहन कर जाता है जी। जहां पर पानी का स्टोरेज जो जमीनें हल्का सा बना के रखती है, तो बेड में काफ़ी लाभ होता है कि उनके पौधे सड़ते नहीं, डैमेज नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से बेड पर डेवलपमेंट उनका चलता रहता है। तो बेड पर ब्लैक हेवी सॉइल यदि आपकी है, पानी स्टोरेज काफी करती है, तो बिल्कुल आप बेड पे लगाएं, आपका पपीता बढ़िया रहेगा। उसमें आपको सिर्फ इतना विशेष ध्यान रखना है कि जब बेड पर आप
पपीता लगा रहे हैं तो डबल लीटर लगाएं, मतलब ड्रिप की 2 नलियां डालना है, क्योंकि बेड काफी बड़ा होता है और सिंगल लीटर मतलब सिंगल ड्रिप की लाइन से वो कवरिंग नहीं होता है, यानी कि उसकी नमी बनी नहीं रहती है जितनी आवश्यकता है भविष्य की बात कर। हाँ, जैसे शुरू में तो जब पौधा छोटा है तब तो बनी रहेगी, लेकिन जब पौधा बड़ा होने लगता है उस समय फिर उसको डबल ड्रिप की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू से ही कृषक यदि चाहे तो 2 ड्रिप बेड के ऊपर डालकर छोड़ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी दोनों पद्धतियों की बात हो गई कि आप नाली भी तैयार कर सकते हैं और बेड भी तैयार कर सकते हैं। बेड की ऊंचाई और चौड़ाई तो हमने बताई दी है पहले हमारे ऑडियो में। तो इस प्रकार से आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। और इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम विराम लेते हैं और इसके बाद हम अगले आने वाले विषयों पर, जिसमें कि हम खेत की तैयारी के बाद में पौधा तैयार हमने किया उसको ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसको बीमारियों से बचाने की क्या व्यवस्था करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम उसमें पोषण व्यवस्था कैसी रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे ऑडियो अभी आगे आते रहेंगे आपके लिए, आपकी जानकारी में वृद्धि करने के लिए। इसी के साथ नमस्कार।